नमस्कार दोस्तों। तो आज तक बहुत सुन लिया नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स। नेपोटिज्म इन बॉलीवुड के बारे में देखें तो ये इशू देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो ये नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से देश को हिला सकता है। आइए देखते हैं कैसे। सो हियर वी गो। कांग्रेस में नेपोटिज्म है ये तो सब जानते हैं, पर इसमें बीजेपी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। बीजेपी भी उसी रेस का घोड़ा है जहाँ पे नेपोटिज्म चलता है। तो आइए देखते हैं कैसे। 15वीं लोकसभा के सारे एमपीज थे जो कि 30 साल से कम उम्र के पॉलिटिशियंस थे। उनका कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिखाई देता है। साल दर साल 20 से 30% एमपीज अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के सहारे आगे बढ़ते चलते हैं। अरे बॉलीवुड में तो बीच बीच में कोई ना कोई रॉ एक्टर एक्ट्रेस अपना घर करता है, पर पॉलिटिक्स में तो सो कॉल्ड स्टार किड्स को ही प्रायोरिटी मिलती है। सेवरल कंट्रीज हैव इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली टू देयर हाईएस्ट ऑफिस, फ्रॉम यूएस and Japan to the Philippines and Indonesia. So India is not a unique country. वास्तव में तो दुनिया भर में राजनीति एक अत्यधिक वंशवादी व्यवसाय बन चुका है। इस 2018 के अध्ययन के अनुसार अन्य राजकीय व्यवसाय जैसे मेडिकल और लॉयर की तुलना में व्यक्तियों की राजनीति में प्रवेश करने की संभावना 110 गुना अधिक होती है। करंट लोकसभा में 162 पॉलिटिशियंस है जो अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से लोकसभा में शामिल है। सभी पार्टियों में से जो पार्टी वंशवाद में लिप्त नहीं है वो सीपीआई और सीपीआईएम, जहाँ 5% से कम उम्मीदवार राजनीतिक परिवारों के हैं, बट दे आर टुडे एट रॉक बॉटम। बॉलीवुड में जैसे अवार्ड स्टार किड्स को ही दिए जाते हैं लाइक मोस्ट इमर्जिंग स्टार, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी ज़्यादातर टिकट्स रिकमेंडेशन प्रोसेस में डायनेस्टिक कैंडिडेट्स को ही प्रायोरिटी मिलते हैं, भले ही दोनों केसेस में कैंडिडेट अनडिजर्विंग हो। तो चलो जानते हैं नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स ये गेम कब से चालू हुआ। और ये कहानी शुरू होती है हमारे नेहरू गांधी परिवार से। आज़ादी के बाद बने पहले प्रेसिडेंट हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू वो भी पॉलिटिकली एक्टिव थे। वैसे कुछ लोग सही कहते हैं ये नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार की वजह से ही शुरू हुई है। साल दर साल कांग्रेस चुनाव जीतती चली गई और ये डायनेस्टिक कैंडिडेट्स हमें देती चली गई। और उसके बाद 2014 में आए मोदी सरकार, पर उस टाइम भी कांग्रेस के एमपीज में से 47.73 कैंडिडेट्स ये डायनेस्टिक कैंडिडेट्स थे। मतलब चुनाव हार गए पर डायनेस्टिक कैंडिडेट्स को खड़े करने की परंपरा को नहीं भूल पाए हमारे कांग्रेस। तो बीजेपी जीत कर आई और उसके बाद सबको ऐसा लगा कि बीजेपी इस नेपोटिज्म की चेन को तोड़ेगा। पर आपको लगता है क्या सच में बीजेपी ने ऐसा किया होगा? क्या बीजेपी कांग्रेस के मामले से अलग होगी? तो देखते हैं इसके आंसर्स। बीजेपी और कांग्रेस के डायनेस्टिक कैंडिडेट्स को टैली करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन सामने आता है कि बोथ आर इक्वल। उसमें हम वोटर्स भी कम नहीं है, भले ही इलेक्शन में खड़े हुए डायनेस्ट का परसेंटेज कम हो, पर हम वोट्स भी करेंगे तो डायनेस्ट को ही। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें तो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ पे ही विश्वास रखना है। और इसका नतीजा आइए देखते हैं। तो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का डेटा देखें तो 17th लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के 100 में से 31% कैंडिडेट्स डायनेट्स है और बीजेपी भी इसी रेस का हिस्सा है, उनके भी 22% कैंडिडेट्स डायनेट्स है। तो यहाँ ऐसा है कि कांग्रेस करे तो साला कैरेक्टर ढीला है और बीजेपी करे तो मास्टर स्ट्रोक का सिलसिला है। पर यहाँ पे कह सकते हैं कि बीजेपी की जो लीडर्स है वो नॉन डायनेट्स है, बल्कि कांग्रेस के तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो बीजेपी की ये बात अच्छी है, पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी की जो डायनेट्स है उनको भी कुछ बोल नहीं पाती और खुद ही ट्रोलिंग का शिकार बन जाती है। सच तो ये है कि बीजेपी के बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स, यहाँ तक के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स पर भी वही पॉलिटिकल बैकग्राउंड का आशीर्वाद है। एग्जाम्पल्स भी अब देख लेते हैं। तो आज के प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर देखें तो कई एग्जाम्पल्स आपके सामने आते हैं, लाइक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी, उनके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ दोनों भी कांग्रेस एमएलएस थे। दूसरी तरफ से राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज सिंह तो एमएलए है। और सहयोगी पार्टी के रामविलास पासवान, इनके तो भाई, बेटे, नेफ्यू सारे के सारे पॉलिटिक्स को ही अपना घर बना चुके हैं। पीयूष गोयल, उनको कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। उनके पिता वेद प्रकाश गोयल बीजेपी के ट्रेजरर और माँ चंद्रकांता गोयल भी 3 बार बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रेम कुमार धूमल ने भी अपने बेटे अनुराग ठाकुर को आशीर्वाद दिया और वो बन गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर में एमएलसी हुआ करते थे, तो उन पर भी अपने पिता का आशीर्वाद है।
ऐसे ही एक चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत सिंह, वो भी काफ़ी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो चुके हैं। और उनके नेफ्यू ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक राज्यसभा के एमपी है। उधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेनका गांधी ने भी अपने बेटे वरुण गांधी को भी एक एमपी बना दिया है। तो इससे तो एक ही कंक्लूजन मेरे सामने आता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों भी एक समान गिल्टी है नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने में। तो इसका सॉल्यूशन क्या? तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, क्योंकि कौन सी भी पार्टीज लो, लाइक रीजनल पार्टीज भी देख लो, तो वहाँ पे भी डायनेस्टिक कैंडिडेट्स ही अवेलेबल है। सब पार्टीज में बस फैमिली बिजनेस का ही बोलबाला चालू है। चलो आपके लिए रीजनल पार्टीज भी देख लेते हैं। यूपी में यादव परिवार की समाजवादी पार्टी, पंजाब में बादल फैमिली, बिहार में लालू प्रसाद यादव का फैमिली बिजनेस, महाराष्ट्र में पवार और ठाकरे को प्रणाम, जम्मू एंड कश्मीर में भी अब्दुल्ला और मुफ्तीज, कर्नाटका में दौड़ा, बस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भले आप करण जौहर के मूवीज़ को बॉयकॉट कर दे, पर आपने अगर इस नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स को बॉयकॉट नहीं किया तो ये डायनेस्टिक कैंडिडेट्स अपने उभरते सितारों को मौका ही नहीं देंगे। क्योंकि नेपोटिज्म इन बॉलीवुड का इम्पैक्ट पूरे देश को नहीं होता है, बल्कि नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट पूरे देश पर हो रहा है। तो अगर आपको हटाना ही है तो किसे हटाना, इसका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।